गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने मेन चीज भूल गया, चैप्टर का नाम। डुअल नेचर के ऊपर मैंने 10-12 क्वेश्चंस लिया है, जिसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं लिख पाया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखिए, नहीं दिख रहा तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखिए। इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय डेल्टा पी, मतलब इलेक्ट्रॉन है, चल रहा होगा, उसका मोमेंटम चेंज हो गया, कितना? डेल्टा पी से। मतलब स्पीड अगर चेंज हो गया तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो उससे एसोसिएटेड था, इट चेंजेस बाय 0.5%। अगर ऐसी बात है तो फिर इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? पहले तो आप थीम को समझिए। थीम ये है कि जब भी कोई मैटर जिसका मास m है, अगर वो सर्टेन स्पीड से जाए, यानी अगर उसके पास मोमेंटम हो, क्या हो? उसके पास मोमेंटम हो, ठीक है, तो डी ब्रॉय के हिसाब से उनका वेवलेंथ होगा। समझ में आया? डी ब्रॉय के हिसाब से उनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ होगा, और उस वेवलेंथ को हम कहते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। और फार्मूला क्या है इसका? सिंपल है, h बाई मोमेंटम, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या हुआ? तो उसने क्या बोला कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो उसने बोला कि अगर मोमेंटम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो वही बोल रहा कि अगर मोमेंटम डेल्टा पी से चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ 0.5% से चेंज हो रहा है। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना था? सो नॉट दैट सिंपल। कैसे करेंगे देखिए। पहले तो हम लिखेंगे फार्मूला h लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। फिर हम इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट मार देंगे। डिफरेंशिएट क्यों मारेंगे? क्योंकि सवाल चेंज का है, सवाल चेंज का है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा लैम्डा, या डी लैम्डा लिखते हैं ना। लैम्डा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, लेकिन लैम्डा है ना ये, इसलिए डी लैम्डा इज इक्वल टू x तो कांस्टेंट है, 1 बाई पी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 बाई पी स्क्वायर। और फिर सिंस p है तो dp। आई बात समझ में? फिर हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड में लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए करेंगे तो मैं आपको सिखा सिखा के थक गया हूं कि परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। समझे? तो चेंज मीन्स डेल्टा लैम्डा यानी डी लैम्डा, और ओरिजिनल मान लीजिए लैम्डा। इसीलिए मैंने दोनों साइड लैम्डा से डिवाइड किया, ताकि आप इसकी जगह 0.5% लिख सको। समझा कि नहीं? हाँ, तो चलो फिर अब यहां देखो, ये लैम्डा का क्या करेंगे हम? ये लैम्डा की जगह फिर से लिख देंगे h बाई पी। समझ गए? माइनस बाहर h बाई पी स्क्वायर, और इस लैम्डा की जगह लिख देंगे h बाई पी, और यहां लिख देंगे dp। ठीक है, तो pp कट गया, hh कट गया, और डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा की जगह हम लिखेंगे 0.5%। 0.5%, ठीक है। और माइनस साइन को इग्नोर करेंगे फिलहाल, क्योंकि माइनस साइन का मतलब होता है कि dp अगर पॉजिटिव है तो डी लैम्डा नेगेटिव होगा, यही मतलब होता है, ठीक है। वैसे भी देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या बचा फिर? dp बाई p। अब सिंपल है ना यार, जब ये लैम्डा ओरिजिनल था तो ये p भी ओरिजिनल ही होगा ना। जब ये लैम्डा ओरिजिनल था तो ये p क्या होगा? ओरिजिनल p। तो p इधर, तो कितना हो जाएगा? 100 बाई 0.5 dp। कितना हो गया? 200 dp। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्शन में नहीं है ना? भी ऑप्शन में 199 dp। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, समझे। और आप ये वाला टिक करोगे। ये आंसर कब आएगा? जब आप डिफरेंशिएट करके नहीं लाओगे, डायरेक्ट लिखोगे कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा पी, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा 199। लेकिन ये प्रोसेस जरूरी है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि जब 0.5% यानी काफी कम है ये, तब डिफरेंशिएशन ही करना पड़ता है। अगर मान लीजिए ऐसा बोला कि मोमेंटम डबल हो गया, तो ऑफकोर्स फॉर्मूला देख के कोई गधा भी बोल देगा मोमेंटम डबल हो गया तो क्या होगा, लैम्डा आधा, तभी डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा द रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई इज, एक कोनिकल बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी होगा कोनिकल, किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, तो उसके थ्रू आप लाइट मार रहे हैं, तो लाइट किसी इंटेंसिटी का होगा, लाइट एक रेडिएशन है, तो इसके कारण ना ये रेडिएशन प्रेशर फील करेगा। क्या फील करेगा, रेडिएशन प्रेशर। समझे, जब भी किसी लाइट का इंटेंसिटी आई होता है तो रेडिएशन प्रेशर के दो फॉर्मूले आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला है I/C, ये कब, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा अज्यूम ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड, अगर पूरा का पूरा ये बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिया लाइट तो ये फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए ऐसा लिखता है कि अज्यूम दैट द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, अज्यूम दैट द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, तो कैसा होगा, ऐसा, मतलब एक धक्का जाते वक्त और एक धक्का लौटते वक्त, समझे ना। अबे जब तुम यहां पर जाकर चिपक जाओगे तो एक ही धक्का दोगे, अब अगर चिपकने के बाद तुम वहां से निकल रहे हो तो एक और धक्का दोगे ना उस तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, तब ना निकलोगे, तो उस समय क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिटी आई जाने का और एक इंटेंसिटी आई आने का, इसलिए उस समय रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, 2I/C। तो आप ये याद रखना कि when completely absorbed, when completely absorbed, when completely reflected, completely reflected, ठीक है, यहां पर एमिटेड भी होगा, यानी कोई बॉडी है बहुत गर्म है, वो अपने में से रेडिएशन दे रहा है, तो एक ही झटका पड़ेगा ना, एक बार पीछे ढकेलेगा निकल जाएगा, तो सिर्फ I/C। अब रेडिएशन मेरे पास आ रहा है तो एक ही बार झटका लगेगा अगर मैंने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया तो, लेकिन अगर आ रहा है और फिर जा रहा है तो दो बार हो जाएगा, समझे। तो याद रखिएगा I/C इज द फॉर्मूला ऑफ रेडिएशन प्रेशर व्हेन द लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड और कंप्लीटली एमिटेड, एंड इट्स फॉर्मूला इज 2I/C व्हेन द रेडिएशन इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। इसको आप लिखिए, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमने देखा कि रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, I/C। वैसे हमको क्या पूछ रहा है, रेडिएशन फोर्स पूछ रहा। अब सिंपल मैकेनिक्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब बहुत बड़ा दुविधा वाला बात है कि इस कोनिकल सरफेस का तुम एरिया कितना लिखेगा, क्या तुम कर्व्ड सरफेस का एरिया लिख देगा, नहीं, कर्व्ड सरफेस का एरिया नहीं लिखेंगे हम, क्यों, सुनो ध्यान से देखना। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये फॉर्मूला तब लगता है जब थ्रू आउट द एरिया सेम प्रेशर हो, आया बात समझ में, जब थ्रू आउट द एरिया सेम प्रेशर हो तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वरना आपको ऐसा करना पड़ता है इंटीग्रेशन ऑफ PdA, समझे, और वो करने से हम रहे यहां पर। तो हम समझ रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो कर्व्ड है ना, ऐसा है ना, ध्यान से देखिए, इस तरह से कर्व्ड है, उधर से ऐसा करके कर्व्ड है ना, तो जब लाइट आएगा तो यहां पर कम पड़ेगा और यहां पर ज्यादा पड़ेगा, इसलिए अलग अलग एरिया में सेम प्रेशर नहीं होगा, इसलिए अब ये फॉर्मूला कोनिकल सरफेस के लिए नहीं लगा सकते, समझे। प्रेशर इनटू एरिया ये जो फॉर्मूला है आप कोनिकल सरफेस पर नहीं लगा सकते, बट थोड़ा इमेजिन कीजिए, अच्छे से थोड़ा इमेजिन कीजिए। हम अगर एक कोन को, ध्यान से देखिएगा, हम अगर एक कोन को सामने से देखते हैं, ये इसका हाइट है, एक कोन को अगर आप सामने से देखिए, कोन पड़ा हुआ है, मैं उसको सामने से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से, सॉरी, मैं इसको लेफ्ट साइड से देख रहा हूं, तो मुझे वो कौन सा एरिया मिलेगा जो पूरा फ्लैट होगा, मुझे वो कौन सा एरिया मिलेगा जो पूरा फ्लैट होगा। क्यों, क्या करना सर फ्लैट एरिया का, फ्लैट एरिया के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, फ्लैट एरिया के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो देखिए मेरे सामने ये एक एरिया है, वो फ्लैट है पूरा,
ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, दिखा है ना। जब किसी कोण के थ्रू आप गुजर रहे हैं तो एकमात्र ये ट्रायंगुलर फेस जो बीचों बीच पड़ेगा वो फ्लैट होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर इंटेंसिटी तो कर्व्ड सरफेस पर पड़ रहा था, तो फिर आप फ्लैट एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा जितना इंटेंसिटी कोण के अंदर घुसेगा, आप अंदर कोई भी एरिया लो वो तो उतना ही होगा ना। कोई लाइट यहां से घुस रहा है, मान लीजिए कोई लाइट ऐसे घुस रहा है, तो इंटेंसिटी इंटू ये कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, विल बी इक्वल टू द सेम इंटेंसिटी इंटू ये एरिया, विल बी इक्वल टू द सेम इंटेंसिटी इंटू इधर वाला कर्व्ड सरफेस। तो इधर वाला कर्व्ड सरफेस पर और इधर वाला कर्व्ड सरफेस पर आप ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, और इंटीग्रेशन करने से रहे हम, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया यूज करेंगे। समझ में आया? ट्रायंगुलर एरिया। तो आइए इसी ट्रायंगुलर एरिया को हम यहां पर ऊपर बना देते हैं। ये खुद ही देखिए एक ट्रायंगुलर एरिया है। दिस इज द ट्रायंगुलर एरिया जिसका हमें एरिया यहां लिखना है। प्रेशर की जगह I/C, अभी सिखाया था, when completely absorbed then pressure is given by intensity by speed of light। और एरिया, इस ट्रायंगुलर का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल यहां मैंने बना दिया, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? सिंपल है ना भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब हाइट गिवन है मान लीजिए h, और बेस कितना होगा, रेडियस अगर r है तो बेस कितना होगा 2r, तो हाफ इंटू बेस इज 2r इंटू हाइट, 2 कैंसल, आंसर इज I/R/H/C, दिस इज फोर्स। झाला, आई बात समझ में? अब ये देखिए, ये भी मस्त क्वेश्चन है। इफ द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कमिंग आउट ऑफ अ कुलिज ट्यूब इज 10 एंगस्ट्रॉम, यानी ये जो 10 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है किसका है, स्पेक्ट्रम का है, मतलब लाइट का है। समझे? कुलिज ट्यूब कुछ नहीं, कुलिज ट्यूब मतलब नाम है, ट्यूब का नाम है साइंटिस्ट के ऊपर, कुलिज ट्यूब, ठीक है। तो कोई भी एक कुलिज ट्यूब है, मान लीजिए ऐसा करके एक ट्यूब है। अब इसमें से जो लाइट निकल रहा है, ठीक है, इसमें से जो लाइट निकल रहा है, ऐसे करके मान लीजिए ये कुलिज ट्यूब है, यहां से लाइट निकल रहा है या आ रहा है, मान लीजिए। थोड़ा सा हम क्वेश्चन का मीनिंग को चेंज कर देते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो लाइट आ रहा है, उसका वेवलेंथ कितना है 10 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा ऑफ फोटोन, लैम्डा पी, लैम्डा ऑफ फोटोन कितना 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर मेटल सरफेस है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। फिर क्या, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेगा तो वो मूव करेगा सर्टेन स्पीड से, यानी उसके पास मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, मैटर के पास अगर मोमेंटम हो जाए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा पी मतलब लैम्डा ऑफ फोटोन, और लैम्डा ई मतलब लैम्डा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, इजिकल टू क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट ऑफ h बाई अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये बेटा कुलिज ट्यूब है, कुलिज ट्यूब में ना वर्क फंक्शन कोई चीज नहीं होता है, कुलिज ट्यूब में वर्क फंक्शन कोई चीज नहीं होता है, डायरेक्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, डायरेक्ट एटम को लाइट दिया जाता है। चलिए आपको थोड़ा बेटर समझाने के लिए आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे आप मेटल सरफेस बना के वर्क फंक्शन गायब कर दिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? तो मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो आप ऐसा कर सकते हो। आप एक काम करो, डायरेक्ट एटम बनाओ, ये न्यूक्लियस, और ये मान लो पहला ऑर्बिट, ये मान लो दूसरा ऑर्बिट, और ये मान लो तीसरा ऑर्बिट। अब यहां मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तुमने इसको बाहर से लाइट दिया, बाहर से कहां से, कुलिज ट्यूब से, कमिंग आउट ऑफ कुलिज ट्यूब, कितना एंगस्ट्रॉम का, 10 एंगस्ट्रॉम का। तो ये क्या है, लैम्डा फोटोन है। अब इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गया यहां से,
ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अगर ये निकल गया तो इसका समथिंग एनर्जी होगा। अगर ये यहां से निकल गया तो इसके पास कुछ एनर्जी होगा, कुछ स्पीड होगा, कुछ मोमेंटम होगा। तो मान लो वेलोसिटी v है, समझे, मोमेंटम p है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं आप, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इसके पास एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m ke। पिछली बार क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूं, इस ke के जगह डायरेक्ट हम इस लाइट का एनर्जी लिख देंगे। बट अगर मैं वही वाला एक्सपेरिमेंट बनाकर आपको समझाता तो आप बोलते सर वर्क फंक्शन कहाँ गया, फोटो इलेक्ट्रिक को इक्वेशन क्यों नहीं लिख रहे, ऐसा बोलते आप, ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और कहां जाएगा, रीचिंग द टारगेट। ये इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को मारेगा, ठीक है। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m। इस के की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। यहां देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। अबे जितना एनर्जी लाइट देगा उतने एनर्जी से निकलेगा ना ये, इफ इट एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, hc बाई लैम्डा। हो गया, लिख दो अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, इसको रूट के अंदर ले लिया मैंने, 2m इस एनर्जी के जगह में hc बाई लैम्डा। h और h कट गया एक बार, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा फोटोन इंटू लैम्डा ऑफ फोटोन इंटू h बाई 2mc। सारे वैल्यूज पुट कर लो। h के जगह लिखना 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, m के जगह लिखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, c के जगह लिखना स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा p के जगह लिखना लैम्डा p जो दिया है 10 एंगस्ट्रॉम 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो तुमको लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा मस्त है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लाइट का वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम है और इसके वजह से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। जो वेवलेंथ गिवन है वो लाइट का है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो लाइट का है, लेकिन जो वेवलेंथ पूछ रहा है वो इलेक्ट्रॉन का है। इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाकर काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या कर दिया, एनर्जी ऑफ लाइट लिख दिया। बाकी तो सिंपल मैथ्स है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ सीजियम फोटोसेल विद अ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज illuminated by a small bright light। स्मॉल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल ब्राइट लाइट प्लेस्ड 1 मीटर अवे। तो कैसा एक्सपेरिमेंट है, ये मान लो एक सोर्स है, यहां से लाइट बहुत हर दिशा में निकल रहा है क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है। दिस इज अ पॉइंट सोर्स। अब ये लाइट कहां जा रहा, ये लाइट जा रहा किसी कैथोड एनोड के फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उसके पास जा रहा है, समझे। तो ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में मेंटेन किया हुआ है, और ये लाइट कहां जाएगा, कैथोड के प्लेट पे जाएगा। तो इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। तो ऐसा होगा, फिर क्या होगा, इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट पहुंचेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करेगा और करंट इसके उल्टे दिशा में। तो इस सर्किट में एक करंट जनरेट हो जाएगा ऐसा। इस करंट का नाम क्या होगा, फोटो करंट, समझे। हाँ, अच्छा, अब वो क्या पूछ रहा देखिए, ऑप्शंस में थे, ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं, मैं लिखा नहीं ऑप्शंस। ऑप्शन बोल रहा है कि अगर सोर्स और कैथोड प्लेट का बीच का डिस्टेंस को 1 मीटर की जगह 2 मीटर कर दिया जाए, यानी डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर रहे हैं फोटो सेल को, जो इलेक्ट्रॉन्स इस फोटो सेल को जो क्रॉस कर रहे हैं, उनका ऑप्शन ए था मोमेंटम 1/4 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। ये दोनों गलत है। क्यों,
क्योंकि बेटा बात क्या है वो पहले सुनो। जब तुम सोर्स को टारगेट से दूर कर देते हो ना, जब तुम लाइट सोर्स को जहां हिट करना है, जिस पर रेडिएट करना है, उससे जब दूर कर देते हो तो इसका ना इंटेंसिटी बदल जाता है, समझे? ऑन इंक्रीजिंग या चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टारगेट, what changes? Intensity changes. And for a point source, intensity is inversely proportional to distance का square. Point source के लिए intensity is inversely proportional to distance का square. तो यहां तक तो आप समझ गए कि अगर इसका इंटेंसिटी पहले आई था जब डिस्टेंस 1 मीटर था, तो जब डिस्टेंस 2 मीटर होगा तो कितना होगा इंटेंसिटी? 1/4i, क्योंकि स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस डबल हो गया तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगा। ये तो आप समझ गए। अब सोचिए, पहले जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे पहले, n1 = n। जब इंटेंसिटी आई था, डिस्टेंस था 1 मीटर, तो जब डिस्टेंस था 2 मीटर तब इंटेंसिटी हो गया है 1/4। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि इंटेंसिटी चेंज करने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मोमेंटम चेंज नहीं होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, समझे? तो इसीलिए इंटेंसिटी 1/4 हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 1/4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 1/4। तो आपका आंसर क्या है फिर? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 1/4 हो जाएंगे, 1/4 होंगे। आई बात समझ में? दिस इज द आंसर। इलेक्ट्रॉन का नंबर 1/4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था बेटा। डिस्टेंस डबल किया, इंटेंसिटी 1/4 हुआ, इंटेंसिटी लाइट का 1/4 हुआ, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन से 1/4 हो गया। और आप तो जानते हैं एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1/4 हो गए। इंटेंसिटी चेंज करने से हमने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक तरीका हो गया। इसमें सीखने वाला बात क्या है? सीखने वाला बात है कि इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है और आंसर का जगह मैंने इतू सा छोड़ा है। एक्चुअली इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, एन इमेज ऑफ द सन, ये मान लीजिए सन है, बहुत दूर है। यहां पर मान लीजिए एक कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। तो सन जब बहुत दूर है तो वहां से कैसा लाइट आएगा? पैरेलल लाइट आएगा। और आप तो 10th में पढ़े हो कि पैरेलल लाइट जब होता है तो क्या होता है? इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। तो ये मान लीजिए फोकस है, तो यहां से पास होगा, ऐसा पास होगा। समझ में आया? अब ये डिस्टेंस कितना है? ऑफ कोर्स इंफिनिटी। रे ऑप्टिक्स में डिस्टेंस को क्या मानिएगा? इंफिनिटी। 150 मिलियन किलोमीटर को क्या मानिएगा? इंफिनिटी। और ये डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ऑन द मेटल सरफेस ऑफ फोटोसेल, यानी यहां पर क्या है? यहां पर मेटल सरफेस है। तो क्या होगा? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस तरह मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट होगा, है ना? अ फोटो करंट आई इज प्रोड्यूस्ड। फिर क्या बोल रहा? द लेंस
फॉर्मिंग द इमेज, ये जो लेंस है, फॉर्मिंग द इमेज इज रिप्लेस्ड, एक नया लेंस लेके आ गया, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ सेम डायमीटर। अब लेंस का डायमीटर कौन होता है? ये अगर लेंस है तो ये लेंस का डायमीटर है। तो पहले जो लेंस था और अभी जो लेंस है, दोनों का डायमीटर सेम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायमीटर सेम, लेकिन फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इस बार फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फिर अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? तो लोग अक्सर क्या करते हैं, ये वाला दिमाग लगा देते हैं कि पहले डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर, अब डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस हो गया आधा, तो इंटेंसिटी हो जाएगा डबल, इंटेंसिटी हो जाएगा डबल, तो करंट भी हो जाएगा डबल। क्योंकि अगर आपको याद है कि फोटो करंट और लाइट का इंटेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो बेटा ये वाला कंडीशन यहां नहीं लगाना है। क्यों? सिंपल सी बात देखिए, जब आपका सन यहां फोकस हो रहा था तब आपने यहां मेटल सरफेस रखा है, बराबर, और जब आपका सन आधे डिस्टेंस पर फोकस होगा, आधे डिस्टेंस पर फोकस होगा, उस समय आप मेटल सरफेस को यहां रखोगे, है ना? जब आपका जब आपका लेंस का फोकल लेंथ आधा हो जाएगा तो सनलाइट तो पैरेलल ही रहेंगे ना, सनलाइट पैरेलल ही रहेंगे, तो यहां पर लाइट फोकस होगा। लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम। मेटल सरफेस का आप पोजीशन याद रखिए, यहां पर था। अब क्या होगा, ये सन है, ये लेंस है, डायमीटर उतना ही है, बस फोकल लेंथ इसका कम है, तो जो भी लाइट यहां से आ रहे होंगे वो यहां से पार होंगे, ऐसे। तो अब मेटल सरफेस को यहां रखिएगा, तो इससे लाइट का मात्रा बढ़ गया क्या? लाइट का अमाउंट बढ़ गया इससे। ऑन चेंजिंग द लेंस, कैन यू चेंज द अमाउंट ऑफ लाइट? कैन यू चेंज द नंबर ऑफ फोटॉन्स? नो। तो बस यही आपको लिखना है, यही आपको लिखना है कि लेंस का डायमीटर तो उतना ही है, लेंस का डायमीटर उतना ही है, इसलिए अमाउंट ऑफ फोटॉन्स एक्वायर्ड विल बी सेम, और फोकल लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है इंटेंसिटी। समझे? तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इतना बड़ा, क्या लिखना है यहां पर सॉल्यूशन में कि इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ, rather is dependent on diameter of lens, जो कि सेम है, which is same. So current same. चला, आया बात समझ में? तो चलिए मैं आगे और क्वेश्चन लिखता हूं अभी। एक बार आप सारे सॉल्यूशंस को जूम करके देख लीजिए। ये देखिए, ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तीसरे में वैल्यूज पुट करना आप, ये चौथा, चौथा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और ये पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी फोकल लेंथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, डायमीटर ऑफ लेंस पर डिपेंड होता है। चलिए आगे करते हैं। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, होमोजेनियस बॉल ऑफ मास m of ideal black material. Now, first of all, what do you mean by black material? बेटा कुछ नहीं, ब्लैक काला,
मतलब क्या हो जाएगा, उसके ऊपर अगर लाइट पड़ता है तो वो पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा। याद रखना, ब्लैक का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल एब्सॉर्ब ऑल द लाइट बीइंग इल्यूमिनेटेड। ठीक है, तो होमोजेनियस बॉल ऑफ आइडियल ब्लैक मटेरियल जिसका मास m है इज एट रेस्ट, यानी बॉल रुका हुआ है, बॉल इज एट रेस्ट, is illuminated with a radiation having a set of photons wavelength lambda each with same momentum and same energy। अभी यहां तक तो पूरा वो टाइम पास कर दिया। क्या बोल रहा, वो बोल रहा है कि एक बॉल है, रेस्ट पर है, एक बॉल है जिसका मास m है, इट इज एट रेस्ट। तो इस पर लाइट पड़ा, लाइट पड़ा मतलब क्या पड़ा, फोटॉन्स, फोटॉन्स यानी लाइट वेव, तो वेवलेंथ होगा, तो वही वेवलेंथ दिया है लैम्डा, और बोल रहा जितने भी फोटॉन्स है सबका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबका मोमेंटम और एनर्जी सेम है। अब क्वेश्चन देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, द रेट एट विच द फोटॉन्स फॉल ऑन द बॉल इज n। इस चीज को इंग्लिश में लिखा जाए, देयर आर n photons being hit, यानी इस पर कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, n पर सेकेंड। रेट मतलब यानी एक सेकंड में n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, तो फिर बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये क्या कर रहा मालूम है, ये लाइट को मैकेनिक्स के साथ जोड़ने का कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई वॉल है, कोई दीवार है, अगर उस पे बुलेट्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, बुलेट्स, गोलियां लग रहे हैं, n बुलेट्स पर सेकेंड, n बुलेट्स पर सेकेंड, याद है मैकेनिक्स में पढ़ाया था, n बुलेट्स पर सेकेंड धड़ 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 लगे जा रहा है। तो दीवार पर कितना फोर्स लग रहा है अगर ऐसा पूछा, अज्यूमिंग दैट कि ये बुलेट जब इस दीवार में जाएगा तो इट विल कम एट रेस्ट, assuming that the bullet when it strikes the wall its velocity, its energy is completely absorbed by the wall। तो उस समय बेटा फोर्स कैसे निकालते थे, फोर्स का मतलब क्या होता है, ma। मैंने आपको बोला भी था, मुझे याद अच्छे से, कि इसका वेलोसिटी दी रहती है v, बुलेट की वेलोसिटी दी रहती है v। बच्चे हो जाते हैं हैरान, बच्चे सोचते हैं यार v तो बुलेट का कांस्टेंट है, तो फिर F इज इक्वल टू ma में जो a है वह क्या पुट करूंगा, v तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो 0 है। अरे बाबा, ये फॉर्मूला बेटा कहीं से डिराइव हुआ है, द फॉर्मूला इज dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ, समझे। और फिर हम क्या करते थे, d बाई डी टी और p की जगह लिखते थे mv, और ये जो 1 बाई डी टी है ना, इसको मान लेते थे हम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, नीचे है ना सेकेंड, पर सेकेंड, तो d बाई डी टी बिकम्स फ्रीक्वेंसी, और आंसर होता था nmv। nmv, mv इज मोमेंटम एंड n का यूनिट क्या है, पर सेकेंड, तो मोमेंटम बाय टाइम क्या होता है, फोर्स, समझे। तो यही कंसेप्ट यहां भी लगेगा, सेम टू सेम कंसेप्ट, कि भाई बॉल पर कितना फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू ma, और F की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन मांग रहा है,
द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि बॉल पर लाइट दिया और बॉल चल दिया। बेटा तुम नहीं सुना क्योंकि तुमने जो लाइट दिया वो टॉर्च का लाइट दिया होगा। तुम थोड़ा अच्छा लाइट देकर देखो, फिर देखो क्या होता है। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट, d/dt की जगह लिख देंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। समझे, देयर आर n फोटॉन्स बीइंग हीट पर सेकेंड। यही क्या है आपका, यही है आपका d/dt। समझ में आई? तो d/dt की जगह लिखिए n, और p की जगह यहां लिखे थे बुलेट का मोमेंटम, तो यहां किसका मोमेंटम लिखेंगे आप, लाइट का। फॉर्मूला क्या है, h/λ इज इक्वल टू ma। आ गया आंसर, a इज इक्वल टू nh/m λ। ये आपका आंसर है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज nh/m λ, ऑप्शन बी। आया बात समझ में? ठीक है, याद रखना कोई चीज अगर मान लो दर दर ऐसा लग रहा है, किसी चीज पर अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि n टाइम्स पर सेकेंड, तो याद रखना वो आपको फोर्स दे सकता है, आप बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ना एक्सरे का है, तो टॉपिक का नाम मैं चेंज कर देता हूं, डुअल नेचर एंड एक्सरे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अपन अभी कर ले क्या? हाँ कर लेते, चलो। क्या बोल रहा देखो, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। आपको तो पता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वो चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आता है, हजारों बार पढ़ा चुका हूं। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mv², है ना। आपने ये भी रूप देखा है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस दीजिएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस v is made to strike a metal target to produce X-rays। ये बात है, याद है आपको मैंने बोला था कि एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते हैं। तो जब आप इसके तरफ हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स देते हो, हाई वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन्स को हाई वेलोसिटी दोगे कैसे? ये इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी कैसे दोगे? पोटेंशियल डिफरेंस देकर। ध्यान से सुनो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा स्पीड होगा इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, स्लो डाउन। ये इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाते हैं। जब ये स्लो डाउन हो जाते हैं तो इनसे लाइट निकलती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना, तो जितनी अमाउंट से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई वो लाइट यहां से निकलता है। मैंने आपको बोला था ये जो लाइट निकलता है उसका वेवलेंथ का कोई ठिकाना होता है क्या? नहीं, इसका वेवलेंथ का एक रेंज होता है। समझिए बात को, इसका वेवलेंथ का एक रेंज होता है, इतना से इतना। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी कितना कम होगा मुझे क्या मालूम। जितना स्पीड से ये आएगा, जितना ज्यादा स्पीड से ये आएगा उतना ज्यादा इसका एनर्जी कम होगा। जितना ज्यादा इसका एनर्जी कम होगा उतना ज्यादा यहां से लाइट एनर्जी का एनर्जी होगा। नहीं समझे? समझ गए ना? गुड। फिर भी देख लो एक बार और, जितना इसका एनर्जी होगा, इसका एनर्जी ज्यादा कब होगा? जब पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो होगा वो छोटा v, वो भी ज्यादा होगा। ये भी ज्यादा होगा तो इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिक्रीज, इनका एनर्जी डिक्रीज ज्यादा होगा। इनका एनर्जी डिक्रीज ज्यादा होगा तो यहां से जो लाइट निकलेगा
यहां से जो लाइट निकलेगा वो लाइट का एनर्जी ज्यादा होगा, ये लाइट का एनर्जी ज्यादा होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और वेवलेंथ कम होगा। तो बताओ लैम्डा मिनिमम कब होगा? तुम जितना ज्यादा पोटेंशियल देगा उतना ज्यादा स्पीड होगा, उतना ज्यादा इसका एनर्जी कम होगा, उतना ज्यादा लाइट का एनर्जी होगा, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, उतना कम लैम्डा होगा। तो लैम्डा मिनिमम कब होगा? जब V मैक्सिमम होगा। समझे? समझे? हाँ, तो ये जो लाइट यहां से निकल रहा है इसका एनर्जी क्या लिखोगे? hc/λ। और ये मिनिमम लिख दिया मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी इज मैक्सिमम। और ये एनर्जी लाइट का एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। तो इज इक्वल टू क्या होगा? ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? EV। यानी जब V मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला क्या निकला? ये सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? समझ गए? ये कौन सा एक्सरे है? कंटिन्यूअस एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? कौन सा एक्सरे है? कंटिन्यूअस एक्सरे है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है? क्या बोला था मैंने आपको कि जब क्वेश्चन में मिनिमम वेवलेंथ के बारे पूछे या मिनिमम वेवलेंथ आपको बताए, जब क्वेश्चन में मिनिमम वेवलेंथ का नाम लिया जाए तो वो क्वेश्चन काय का होता है? कंटिन्यूअस एक्सरेस का होता है। वो क्वेश्चन काय का होता है? कंटिन्यूअस एक्सरे का होता है। और उसमें लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला होता है hc/EV। समझे? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले तो तुमको कहानी सुनाया, यहां से यहां तक कहानी सुनाया। क्या कहानी सुनाया? कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस V से, वो इलेक्ट्रॉन एक मेटल टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है, काय को? एक्सरे प्रोड्यूस करने को। ये तो कहानी है यार, असली क्वेश्चन कहां है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ V विल द रिजल्टिंग एक्सरे हैव द लोएस्ट मिनिमम वेवलेंथ? यहां से जो एक्सरे निकल रहा था उसका मिनिमम वेवलेंथ कब होगा? जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। खत्म, नो सॉल्यूशन। समझे? तो लैम्डा मिनिमम लोएस्ट कब होगा? जब V मैक्सिमम होगा, यानी 40 किलो वोल्ट। इन चारों ऑप्शंस में से 40 किलो वोल्ट। तो याद रखना कंटिन्यूअस एक्सरे जो होता है वो टारगेट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। किस मेटल टारगेट को मार रहे हो उस पर निर्भर नहीं करता। यहां ये क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब वही मिनिमम वेवलेंथ। समझ जाना, इसको देखते बराबर समझ जाना क्या है ये। कंटिन्यूअस एक्सरे है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 0.5 मिलियन वोल्ट। वाह रे बेटा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना दिया है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 0.5 मिलियन मतलब 10⁶ वोल्ट दिया है, ठीक है? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन बी होगा क्या? पहले तो बोल रहा डिपेंडेंट ऑन द टारगेट एलिमेंट, गलत। कंटिन्यूअस एक्सरे वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम ऑफ continuous X-ray is independent of target nucleus. It's only dependent on accelerating potential. और कैसा डिपेंडेंस है? लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आया? ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है, डिपेंडेंट ऑन द टारगेट एलिमेंट। ये भी गलत है, डिपेंडेंट ओनली ऑन द टारगेट एलिमेंट, ये भी गलत है। समझा? हाँ। और बेटा ये दोनों में डाउट हो रहा है, अब उसमें ये गलत है। क्यों गलत है? वो बोल रहा है जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम 1 मिलियन वोल्ट लेंगे, पहले कितना लिया था?
आधा मिलियन वोल्ट। अब अगर हम डबल लेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डबल लेंगे, तो बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा, आधा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर आप डबल लीजिएगा तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, डबल हो जाएगा, तो ये भी गलत है, इसका मतलब ये सही है। आप सॉल्व कर लेना ना। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी। आप क्या करना, एच सी बाई ई का शॉर्टकट मैंने बोला था ना 12.4 10⁻⁻⁷, और v की जगह लिखना 0.5 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करना इसको, समझे। 12.4 का डबल कितना होता है, 42.8। 42.8 इंटू 10⁻13। सही लिखा कि नहीं रे, एच सी बाई ई 12.4 सही तो लिखा है। 12.4 का डबल कितना होता है, एच सी बाई ई का शॉर्टकट मैंने लगा दिया है 12.4 इंटू 10⁻⁷। हाँ सही है, अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁶। ये तो ठीक है, 10⁻⁻13 हो गया ये। हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। यहाँ 10⁻⁻12 है ना, तो क्या करोगे, इंटू 10/10। तो इंटू 10 करने से बाय 12 हो जाएगा 4.28, यहाँ पर 2.5 है। तुम एक काम करना, तुम ये वैल्यूज शॉर्टकट यूज मत करना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, शॉर्टकट यूज मत करना। एच की जगह वैल्यू पुट करना, सी की जगह वैल्यू पुट करना, ई की जगह वैल्यू पुट करना, और वी की जगह लिखना 0.5 इंटू 10⁻⁶। और देखना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा इतना, देखना इतना आएगा, ठीक है। जो भी हो समझ तो गया ही होगा कि ये गलत है। तो याद रखना कि लैम्डा मिनिमम ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे इज इंडिपेंडेंट ऑन टारगेट न्यूक्लियस, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डबल किया तो वेवलेंथ आधा हो जाना चाहिए था, बट यहाँ डबल लिखा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, बस आप चेक कर लेना एक बार। यार मुझे तो याद है अच्छे से, एच उल्टा तो नहीं लिख दिया, लैम्डा मिनिमम एच सी बाई ई वी। रुको तो एक बार, रुको 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 रुको, क्या फॉर्मूला था, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई वी। एच सी बाई ई वी सही है, सब सही है। तुम चेक करना सॉल्व करके, ठीक है। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करना। वैसे भी यहाँ पर अबाउट लिखा है, अप्रोक्सीमेटली, जान दो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये के अल्फा बोल दिया, के अल्फा मिनिमम वेवलेंथ वाला क्वेश्चन नहीं है, क्या बोल दिया, के अल्फा। अच्छा इसका कमेंट करना मेरे को, आंसर सही है कि नहीं है। के अल्फा मतलब कौन सा एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, समझा। उसमें क्या था, मूजले लॉ था, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये क्या था, मूजले लॉ। यही हमने एक फॉर्मूला देखा था बस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में। अच्छा अब ये क्वेश्चन पढ़ो। अब इन द के अल्फा रेडिएशन, इसका कहानी क्या था, इसका कहानी था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है। अब बाहर से जब तुम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से भेज रहे हो विथ हाई वेलोसिटी, तो ये स्लो हो गए अगर, तो कंटिन्यूअस एक्सरे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्या समझाया था कि अगर पहला के शेल, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब जाकर इस के शेल का इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, इस के शेल का इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, तो ये जगह हो जाएगा खाली, ये जगह हो जाएगा एम्प्टी। तो इस एम्प्टी जगह को भरने के लिए अगर अगला ही यानी एल शेल से अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो क्या होगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां से जो लाइट निकलेगा वो एक्सरे होगा, जो लाइट निकलेगा वो एक्सरे होगा। कैसा एक्सरे होगा, कंटिन्यूअस एक्सरे होगा। उस लाइट का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर मूजलेस कांस्टेंट। सब बताया था मैंने आपको।
फिलहाल ये क्वेश्चन में ए और बी का जरूरत नहीं पड़ता है, और ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का है बेटा, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का है, ये क्वेश्चन भी जेडब्ल्यू का है, पिछले साल आया था 2019 में। अब यहां देखो मुजलेस लॉ। अब क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है मॉलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 है, उसके लिए के अल्फा रेडिएशन जब हुआ तो वेवलेंथ कितना निकल रहा है 0.71 एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला किसका मालूम है, फ्रीक्वेंसी का, बट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वेवलेंथ का, तो हम यूज कर लेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। देन द वेवलेंथ ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन मतलब वही के अल्फा ऑफ कॉपर जिसका Z29 है। तो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है यार, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, न्यू इज इक्वल टू a माइनस जेड माइनस बी का स्क्वायर। और तुम जानते हो कि फॉर के अल्फा b कितना होता है 1 होता है, b होता है 1 और a हो जाता है तुम्हारा √5r/36। तो वो जरूरत नहीं पड़ेगा a का, क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे न्यू मॉलिब्डेनम, नहीं सॉरी, हमें तो लैम्डा के बारे में पूछा है ना, तो न्यू की जगह हम लिखेंगे सी बाय लैम्डा, यहीं पर लिखते चलो सी बाय लैम्डा। अब देखो ध्यान से, सी बाय लैम्डा, तो मैं क्या बोल रहा कि लैम्डा, इसको देखकर कोई भी क्या बोलेगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। अबे ये ऊपर है ये नीचे है ना, तो फॉर्मूला बनाओ, इससे फॉर्मूला बनाओ, लैम्डा कॉपर बाय लैम्डा मॉलिब्डेनम इज इक्वल टू a, कैंसिल हो जाएगा जब तुम फॉर्मूला बना लेगा, तो क्या बचेगा z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, z किसका, यहाँ इनवर्सली है ना, तो नीचे यहाँ मॉलिब्डेनम है तो यहाँ ऊपर मॉलिब्डेनम, यहाँ कॉपर होल स्क्वायर। आया बात समझ में, गधा मत बनो, बहुत सिंपल है। यहाँ लैम्डा नीचे है और z माइनस बी ऊपर है, c और a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा डिपेंडेंट है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई a इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब तुम मॉलिब्डेनम और कॉपर के लिए रेशियो निकालेगा तो क्या होगा, लैम्डा कॉपर बाय लैम्डा मॉलिब्डेनम इज इक्वल टू जेड मॉलिब्डेनम माइनस 1 अपॉन जेड कॉपर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर रेशियो अगर कॉपर बाय मॉलिब्डेनम है तो इधर रेशियो मॉलिब्डेनम बाय कॉपर होगा। बस हो गया यार, वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर सामने होगा, वैल्यू पुट करो, आंसर तुरंत आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, चलो आजा शाम होने आई। चलो लैम्डा कॉपर हमें निकालना है, लैम्डा मॉलिब्डेनम दिया है 0.71, जेड मॉलिब्डेनम इज 42 माइनस 1 41, कॉपर जेड इज 29 माइनस 1 28। यहां तक सॉल्व कर दिया, शुक्रिया मानो और आंसर निकालो, लैम्डा कॉपर कितना होगा निकालो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। आया बात समझ में, तो याद रखना अगर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है तो फॉर्मूला क्या है मुजलेस लॉ, और अगर कंटिन्यूअस एक्सरे है तो फॉर्मूला क्या है ये वाला लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है और यहाँ पर वेवलेंथ भी पूछ सकता है, एक ही बात है यार, तुमको ये रिलेशन आना चाहिए बस, दुनिया में कोई भी वेव के लिए ये रिलेशन सही है। आज का आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा, इन लिथियम डबल प्लस, ये लिथियम डबल प्लस का क्या चक्कर है, क्या है ये लिथियम डबल प्लस का चक्कर क्या है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना बचा 1, हाइड्रोजन जैसा हो गया ना, तो लिथियम डबल प्लस क्या है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, बस Z याद रखना, इसका 3 होता है। अब आगे देखो, इन लिथियम डबल प्लस इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। मस्त क्वेश्चन है ये, मान लो लिथियम डबल प्लस है, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, डबल प्लस लिखा है ना बे, तो इसको तुमने लाइट दिया, इसको तुमने लाइट दिया जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो उससे क्या हुआ, ये लिथियम आयन जो है वो एक्साइट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन चल गया हायर ऑर्बिट में, मान लो ऑर्बिट है n, कौन सा ऑर्बिट है nth ऑर्बिट है, तो ये कौन सा ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट है। ध्यान से देखो ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट चला गया nth ऑर्बिट, n क्यों लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कहां चला गया,
उसने नहीं बताया ना, वो बोल रहा कि इज एक्साइटेड टू अ लेवल। अब कौन सा लेवल है मेरे को क्या मालूम, तो मैंने लिख दिया n। फिर क्या क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, एक नया चीज सीखने को मिलेगा। व्हेन द आयन गेट्स डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां कूद गया था, अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, डी एक्साइटेड। प्लीज रिमेंबर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन। ऊपर गया तो एक्साइट हुआ, नीचे आया मतलब डी एक्साइट हुआ। अब नीचे कहां आएगा, तो नीचे आएगा बोलता है बैक टू द ग्राउंड स्टेट। बट अभी तुम फंस गए हो, वो बोल रहा है इन ऑल पॉसिबल वेज, इन ऑल पॉसिबल वेज। इसका मीनिंग क्या है, 1 2 3 4 5, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इलेक्ट्रॉन को तुमने यहां से यहां चढ़ा दिया, देखो ध्यान से। अब वापस आएगा तो ऐसा डायरेक्ट आ सकता है, हो सकता है कि चौथे पर आए और फिर पहले पर जाए, हो सकता है कि तीसरे पर आए और फिर पहले पर जाए, या हो सकता है तीसरे से दूसरे पर आए और फिर पहले पर जाए, हो सकता है कि चौथे पर आए फिर चौथे से डायरेक्ट उतर जाए, हो सकता है चौथे से तीसरे पर आए और तीसरे से पहले पर तो हो चुका है, हो सकता है ये हो सकता है कि चौथे से तीसरे पर आए, तीसरे से दूसरे पर आए और फिर दूसरे से पहले पर आए। तो होने का तो कुछ भी हो सकता है। देखो बस याद रखना कि एक ट्रांजिशन के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन होता है, ताला मार लो, एक ट्रांजिशन के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन होता है। हमें क्या बोला गया है, अ टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब ऐसे ऐसे संभावनाएं कितनी, 6 हुई। तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि n कितना होगा, n यानी कौन से लेवल पर वो एक्साइट हुआ था, पहले आपको यह पता करना पड़ेगा। तो छोटा मोटा के लिए तो ठीक है, जैसे मान लो n = 3 है, यहां कितना कंफ्यूज हुए थे, n = 3, 1 2 3, 1 2 3, ये देखो एक स्पेक्ट्रल लाइन इससे होगा। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो यहां से लाइट निकलेगा, वो लाइट को एक लाइन में डिनोट कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, एक स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन हुआ नंबर 1। हो सकता है यहां इससे यहां आए नंबर 2 और फिर यहां से यहां आए नंबर 3। हाँ बराबर है, ठीक है, 1 2 3। और कोई पॉसिबल वेज है क्या, नहीं ना। तो n = 3 के लिए कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, 1 2 3। बट सोचो अगर n = 4 हुआ, n = अगर 5 हुआ, n = 6 हुआ, तुम क्या डायग्राम बनाओगे बैठ के पूरे JEE का पेपर में 3 घंटा, 3 घंटा बैठ के यही डायग्राम बनाते रहोगे क्या। तो मास एक फॉर्मूला है, मास एक फॉर्मूला है, मास एक फॉर्मूला है, मास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है n × n - 1/2। झाला हो गया, झाला। फिर पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पहले n निकाल लो। चलो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना दिया है, कहां गया, 6 दिया है, 6। तो 6 = n × n - 1/2। सॉल्व करो फटाक से, 2 12 n² - n, n² - n - 12 = 0, n - 4 n - n + 3 = 0। either n = 4 और n = 3 माइनस, either n = 4 और n = -3। ये आंसर एक्सेप्टेड है क्या, नहीं। ऑर्बिट नंबर कभी नेगेटिव में होता है क्या, नहीं। तो ये आंसर एक्सेप्टेड है, यानी चौथे ऑर्बिट पर वो एक्साइट हो गया था। तो सबसे पहले क्या करने का, एक्साइटेड स्टेट निकालने का, है ना। अब तुमको चेक करा देता मैं कि चौथे ऑर्बिट पर एक्साइट होने से क्या सच में 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं। देखो चेक करा रहा हूं, बस तुम थोड़ा सा गंभीरता रूप से सुनना। हो सकता है चौथे से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। हो सकता है चौथे से तीसरे पर आए और फिर दूसरे पर, चौथे से दूसरे पर, और फिर हो सकता है कि दूसरे से पहले पर आए। कितने हो गए, 1 2 3। हो सकता है कि चौथे से तीसरे पर आए और फिर तीसरे से डायरेक्ट आ जाए 1 पर, या हो सकता है कि चौथे से तीसरे पर आए, तीसरे से दूसरे पर आए
और फिर दूसरे से पहले पर आए, हो सकता है ना? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और कुछ नहीं हो सकता। तुम अपना सर पटक लो, मैक्सिमम 6 ही होगा, समझे? तो यहां तक तो हो गया कि n कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड द एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने पता कर लिया n कितना है, 4 है। अब तुम लगा दो इसमें बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट का फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/p² माइनस 1/n²। p क्या होता है? जिस लेवल पर वो गिर रहा है, और n क्या होता है? जिस लेवल से वो गिर रहा है। n पता चल गया ना? वैल्यू पुट करो, आंसर। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1, बैक टू द ग्राउंड स्टेट है ना, तो p कितना होगा? 1, और n कितना होगा? 4। तो 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15/16, तो 15r/16 इज 1/λ। तो लैम्डा कितना होगा? लैम्डा होगा 16/15r। अब सारे वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। 16/15r मतलब कितना होता है? 1.097। जगह नहीं हो रहा यार। लैम्डा इज इक्वल टू 16/15 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷। वैल्यूज पुट करो और लैम्डा कैलकुलेट करो, आंसर। समझ गया? उम्मीद करते हैं कि हम आपसे अब जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे, उसके आंसर आप दे पाए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सबको जूम करके। हेलो, बड़ा बड़ा हो गया। चलो घूम जाओ, चलो घूम जाओ, घूम जाओ। उल्टा हो जाएगा इससे। मैं दिखा रहा आपको, बहुत ज्यादा तकनीक है मेरे पास। बेटा ये देखो, अच्छे से दिखा रहा हूँ, बाद में बोलना मत नहीं दिख रहा करके मेरे को। ये पहला, ठीक है, सॉल्व करके। ये दूसरा सॉल्व करके। ये तीसरा सॉल्व करना तुम, ठीक है। HC/EV, V की जगह लिखने का 0.5 मिलियन वोल्ट। फिर ये K अल्फा, इसको भी सॉल्व करना, लैम्डा कॉपर का निकालना, और ये फिर आखिरी वाला, इसको भी सॉल्व करना, लैम्डा निकालना। मस्त क्वेश्चन है ये, पिछले साल आया था 1900 कुछ भी 2019 में। तो धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं कल लाइव क्लास में। बहुत दिन बाद आप लोग को हम देखेंगे। टाटा।